हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आप सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 21। यहाँ पर आपको मिलते हैं 20 क्वेश्चन विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं, आप भी किया कीजिए। यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल रहा है और साथ ही इन 20 क्वेश्चनों को आप पीडीएफ में भी अब डाउनलोड कर पाएंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स को कल पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही थी, बट आज से ये इशू खत्म हो जाएगा, आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो गाइज, ये 20 क्वेश्चन आप कोई सा भी गवर्नमेंट का एग्जाम देना, एलटी, जीआईसी, यूपीपीएससी, यूपीएससी या अदर सेक्टर का एग्जाम होगा जहां जनरल स्टडीज का सिलेबस होगा, तो आपके लिए वेरी वेरी यूजफुल होगा ये बैच। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राइट आंसर, भारत सरकार के द्वारा 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है कि 1 रुपए के नोट पर किसके साइन होते हैं, किसके सिग्नेचर होते हैं? तो फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं 1 रुपए के नोट पर, वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं, इसको याद रखना है। वहीं 1 रुपए से ज्यादा यानी कि 2 रुपए से 2000 के नोट को कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जारी करता है 2 रुपए से 2000 के नोट। और 2 से 2000 के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? तो वो होते हैं भाई आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, इसको भी आपने याद रखना है। यहां से कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं कि आरबीआई एक्ट कब आया था। तो आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। आरबीआई एक्ट आया 34 में। आरबीआई स्टैब्लिश कब होता है? तो 1935 में आरबीआई स्टैब्लिश हो जाता है। और आरबीआई नेशनलाइज्ड कब हो जाता है? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई नेशनलाइज्ड हो जाता है, इसको भी आपने याद रख लेना है। ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व उपधातु है? अब होता क्या है, एक मेटल, एक नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटालॉइड। मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड। मेटल क्या होते हैं? स्नोरस होते हैं, यानी कि क्या करते हैं, पीटने पर आवाज करते हैं। साथ ही वहीं मेटल कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। नॉन मेटल नहीं होते। मेटल मिलिएबल होंगे, डक्टाइल होंगे, इसको भी आपने याद रखना है। और वहीं नॉन मेटल डक्टाइल मिलिएबल नहीं होते, उनको पीटो तो वो टूट जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं। क्लियर है? बट एक नॉन मेटल का एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट करंट को पास करता है, इसको आपने याद रखना है। और साथ ही फ्रेंड्स, मेटालॉइड की यदि हम बात करें तो मेटालॉइड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। और ये मेटालॉइड्स में नॉन मेटेलिक और मेटेलिक कैरेक्टर दोनों होते हैं। हीट बढ़ने के साथ इनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है मेटालॉइड्स की। तो यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एक उपधातु है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन एक उपधातु है। इसको आपने मेमोरी चिप में देखा होगा, वो क्या होती है, सिलिकॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है? अब रबी फसल ठंड के दिनों में उगाई जाती है, तो राई ठंड में लगती है। गेहूं भी रबी फसल है और चना भी रबी फसल है। तो क्या बच गया, चावल। अब चावल कौन सी फसल होती है? खरीफ फसल होती है चावल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो राइट आंसर, पेट्रोलियम से संबंधित है मुंबई हाई, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1026 एडी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? तो राइट आंसर, महमूद गजनी ने हमला किया था 1026 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर, इसको आपने याद रखना है। और यहां से क्वेश्चन क्या आता है कि अल बरूनी भारत में किसके साथ आया था? तो महमूद गजनी के साथ अल बरूनी आया था। और अल बरूनी ने कौन सी बुक लिखी है? तो किताब अल हिंद किसने लिखी है? अल बरूनी ने लिखी है किताब अल हिंद, इसको आपने याद रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों डायरेक्ट क्वेश्चन आता है किताब अल हिंद किसने लिखा? तो अल बरूनी ने लिखा था। अब ये सोमनाथ मंदिर से एक क्वेश्चन और याद रख लेंगे कि ये किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। और गुजरात कैपिटल क्या है? गांधीनगर।
एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से कि सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया था, यानी कि उसकी मरम्मत किसने करवाई थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी मरम्मत कराई थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आयरन मैन के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्होंने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस देश ने जीएसटी सबसे पहले लगाया था। तो राइट आंसर, फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था 1954 में। कब लागू किया था, 1954 में। वहीं इंडिया ने जीएसटी को कब लागू किया था, 1 जुलाई 2017 को इंडिया ने जीएसटी को लागू कर दिया गया था, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जे थॉमसन ने किसकी खोज की। तो राइट आंसर क्या होगा, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। किसकी खोज की, इलेक्ट्रॉन की खोज की। और जे थॉमसन का कौन सा मॉडल था, तो पाम पुडिंग मॉडल था, इसको भी आपने याद रखना है। वहीं न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होती है। तो यहां पर आप क्वेश्चन को समझना होगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या हो गया, Fe2O3। वहीं बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या बन गया, Al2O3.2H2O क्या होता है, बॉक्साइट। कैल्साइट क्या होता है, CaCO3। और कैल्साइट कैल्शियम का और है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का, और हेमेटाइट आयरन का और है। अब बचा आपके पास क्रायोलाइट। अब तीनों में ऑक्सीजन है तो चौथे में तो ऑक्सीजन नहीं होगा, यही राइट आंसर होगा। अब क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Na3Al(F6) क्रायोलाइट का फॉर्मूला होता है, इसको भी आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था। तो राइट आंसर, पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन के समकालीन यानी कि कंटेम्प्रेरी साउथ का शासक था, इसको आपने याद रखना है। और पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से था, तो ये चालुक्य वंश से था, चालुक्य वंश। और चालुक्य वंश की स्थापना किसने की, पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। एक क्वेश्चन अब यहां से आता है कि हर्षवर्धन को किस दक्षिण के शासक ने हराया था। तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, इसको भी आपने याद रखना है। अब हर्षवर्धन से आप क्या याद रखेंगे कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, तो वो था भाई बाणभट्ट। क्लियर है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। और बाणभट्ट ने ही क्या लिखा है, हर्षचरित लिखा है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हर्षवर्धन के काल में कौन आया था, हेनसोंग आया था। कौन आया था, हेनसोंग किसके समय आया था, हर्षवर्धन के समय में आया था। और हेनसोंग ने कौन सी बुक लिखी, सुयुकी। सुयुकी किसने लिखी, हर्षवर्धन के काल में आया हुआ हेनसोंग ने लिखा सुयुकी। और यह एक चीनी यात्री था। और वहीं हेनसोंग को यात्रियों के सम्राट, यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था। तो राइट आंसर, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। और 24 जनवरी 1950 को ही वंदे मातरम को भी अपनाया गया, इसको भी आपने याद रखना है। और साथ ही फ्रेंड्स, राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया, तो 1911 में राष्ट्रगान को सबसे पहली बार गाया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन में, इसको आपने याद रखना है। और जन गण मन पहली बार कहां प्रकाशित होती है, तो तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित होती है। क्या, जन गण मन। और इसको लिखा किसने है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा, आमार सोनार बांग्ला, इसको भी याद रखेंगे। और रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे एशिया के व्यक्ति रहे जिनको 1913 में क्या मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है, इसको भी याद रखना है। और किस क्षेत्र में मिलता है, साहित्य के क्षेत्र में। क्लियर है फ्रेंड्स, यहां से आपको पॉइंट्स देखिए कितने क्लियर हुए। और वंदे मातरम की यदि हम बात करें तो वंदे मातरम को भी कब अपनाया जाता है, 24 जनवरी 1950 को। लिखा किसने, बंकिम चंद्र
चट्टोपाध्याय ने, और पहली बार वंदे मातरम को कब गाया गया था? 1896 में, इसको भी याद रखना है। और ये किस बुक से लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं, और इसकी स्थापना कब होती है? 2004 में, इसको आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? मुंबई में है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर पुलकेशिन प्रथम क्या था? चालुक्य वंश का संस्थापक था, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो राइट आंसर श्री माओ भंडार नायके दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री रही, इसको याद रखना है। और ये किस देश की थी? तो ये थी श्रीलंका की। कहाँ की रही है? श्रीलंका की, इसको भी आपने याद रखना है। और श्रीलंका से एक क्वेश्चन और याद रखेंगे कि श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो सिलोन के नाम से जाना जाता था श्रीलंका को, इसको भी आपने याद रखना है। और श्रीलंका की कैपिटल कितनी है? 2 कैपिटल है, एक है कोलंबो और दूसरा श्री जयवर्धने कोट्टी। कोलंबो क्या है? इसका एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी कैपिटल है, वहीं जयवर्धने कोट्टी लेजिस्लेटिव कैपिटल है श्रीलंका की, इसको भी आपने याद रखना है। वहीं इंदिरा गांधी से आप क्या याद रखेंगे कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन रही? इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया? तो राइट आंसर 1973 में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट को शुरू किया जाता है, बाघों की संख्या में लगातार कमी आने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी कहां पर है? राइट आंसर उत्तराखंड में है नंदा देवी चोटी, इसको याद रखना है। और ये किस पर्वत श्रृंखला में? तो ये हिमालय पर्वत श्रृंखला की चोटी है नंदा देवी। और हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848, कई जगह आपको 8,850 भी मिल सकता है। तो यह एक नवीन वलित पर्वत है, तो ऊंचाई इसकी वैरी करती रहती है, इसको आपने ध्यान रखना है। बट एक क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो 48 होगा या फिर 50 होगा, इसको आपने ध्यान रखना है। अब आपको उत्तराखंड से क्या याद रखना है? इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन से हैं? तो वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है? उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कहाँ है? उत्तराखंड में। ये सभी आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तनों से दूध का स्राव होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑक्सीटोसिन के कारण ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम मिल्क का सिक्रीशन होता है, इसको आपने याद रखना है। वहीं एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, इन हार्मोन्स को हम पढ़ेंगे जब बायोलॉजी का पार्ट स्टार्ट होगा, तो वहां पर हम इन हार्मोन्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपने याद रखना है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण क्या होता है? ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम मिल्क का सिक्रीशन होता है, इसको आपने याद रखना है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि मिल्क का कलर येलोइश क्यों होता है, पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है, इसको आपने याद रखना है कि कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। यह आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलिहार बांध किस नदी पर है? तो राइट आंसर चिनाब नदी पर है बगलिहार बांध, इसको आपने याद रखना है। और ये कहां पड़ता है? जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है? तो राइट आंसर सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इसको आपने याद रखना है। और प्रोटीन को क्या कहते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं प्रोटीन को, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कौन सा वेद है वो जिसको संगीत के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे मैंने कल पूछा था, जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो राइट आंसर था इसका अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, इसको आपने याद रखना है। और वहीं जजिया कर की यदि हम बात करें तो सबसे पहले किसने लागू किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को लगाया था। बट
यदि हम सल्तनत काल की बात करें तो सबसे पहले लागू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने लागू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने इसको लागू किया था, इसको याद रखना है। और तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की, इसको भी आपने याद रखना है। इंपोज किसने किया था फर्स्ट टाइम? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसको हटाया किसने? अकबर ने। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जजिया कर लगाया किस पे जाता था? हिंदुओं पर लगाया जाता था, यानी ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया जाता था। और यहां पर मजबूर किया जाता था धर्म को परिवर्तित करने के लिए, इस्लाम धर्म को कबूलने के लिए। जो व्यक्ति इस्लाम को कबूल लेता था उस पर जजिया नहीं लगाया जाता था, और जो नहीं कबूलता था उस पर क्या लगाया जाता था? जजिया कर लगाया जाता था। वहीं आपको अकबर से याद रखना है दो इंपॉर्टेंट बैटल अकबर के, 1556 बैटल ऑफ पानीपत और 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी अकबर का, जिसमें अकबर विजयी होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट युद्ध था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड, ये थी आज की क्लास और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों के आप नोट्स बनाइए, प्रिपेयर कीजिए और एग्जाम को क्रैक कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। शेयर एंड सब्सक्राइब नेक्स्ट फेम।